नमस्कार, सत श्री अकाल। रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज इंडियन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जब स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा किया। उन्होंने मणिपुर का नाम लेकर कहा कि मणिपुर वांट्स जस्टिस। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कल जो भारतीय संसद में हुआ उसे सिर्फ बालक बुद्धि कहकर नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा और कहा कि उनके पूरे स्पीच को संसदीय मर्यादा के हिसाब से गंभीरता से लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बहुत बुरी खबर आई है। वहां पर एक सत्संग में करीब 120 लोगों की मारे जाने की खबर है। सत्संग में भगदड़ मच गई जिसके कारण महिलाएं, बच्चे और पुरुष मारे गए हैं। हाथरस के डीएम ने कहा है कि उनकी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने उन्हें 50-60 का आंकड़ा बताया है, जबकि दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने दावा किया है कि उन्होंने खुद अस्पताल में 122 लाशें गिनी हैं और दैनिक भास्कर 122 का आंकड़ा चला रहा है। आज इंडियन पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त स्पीच दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर की वजह से 11 मुसलमानों के घरों को गिराया गया। उन्होंने विपक्ष की सांसदों की सन्नाटे के ऊपर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि इन सब घटनाओं पे विपक्ष के सांसद भी चुप हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी स्पीच दे रहे थे तो सत्ता पक्ष के सांसद यानी बीजेपी के सांसद लगातार चिल्ला रहे थे। आज असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन इजराइल के चल रहे युद्ध पर भारत की इजराइल के साथ समझौते को लेकर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत ने इजराइल को 27 टन हथियार सप्लाई किए हैं जिसकी वजह से 47,000 फलस्तीनी लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की फलस्तीन को लेकर क्या पॉलिसी है उसके उनको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने भाषण के चुनिंदा अंश हटाए जाने को लेकर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह की वजह से उनके भाषण के चुनिंदा अंश हटाए गए हैं। आज इंडियन पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी मिल जाती तो भी हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करते। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम है संयुक्त संघर्ष पार्टी। उनका चुनाव चिन्ह है ऑटो व्हीलर और उन्होंने खुद कुरुक्षेत्र के पेहवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट में बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने बंदी सिंहों के मामले को भी उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है, उस अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन का मुद्दा भी आज संसद में उठाया है। आज पंजाब के शहीद अग्निवीर के परिवार ने राजनाथ सिंह के 1 करोड़ रुपए दिए जाने के दावे को झुठलाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उन्हें कोई फूटी कोड़ी नहीं मिली है। बता दूं कि राहुल गांधी ने कल अग्निवीरों की शहादत पर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी रुपए न दिए जाने की बात उठाई थी, जिसको काटते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस पर आज पंजाब के अग्निवीर शहीद परिवार ने इसको लेकर झुठलाया है और कहा है कि केंद्र से उनको कोई भी फूटी कोड़ी नहीं मिली है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो कि आई आज इंडियन पार्लियामेंट से। आज इंडियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसमें लगातार राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने राहुल गांधी को आज बालक बुद्धि कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो बालक बुद्धि कहकर उनकी हरकतों को टाला जा रहा है उसके गंभीर परिणाम होंगे, इसलिए उनको ऐसे ना टाला जाए बल्कि संसद उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि इन सारी बातों का वो संज्ञान ले। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगातार कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि वो जीत गए, जबकि वो तो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। लगातार तीसरी बार वो 100 से नीचे रहे हैं और उन्होंने फेल होने में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने एक चुटकुला भी सुनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक बच्चा था, वो बोला कि मेरे 99 नंबर आए हैं और लगातार उसके बाद मिठाइयां बांटी जाने लगी, मोहल्ले में मिठाइयां बंट गई। उसके बाद उसके टीचर आए, उन्होंने कहा कि मिठाइयां किस बात की बांटी जा रही हैं, तो कहा कि उस लड़के को 99 नंबर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि 99 नंबर उनको 100 में से नहीं मिले हैं बल्कि 543 में से मिले हैं, इसलिए जो बालक खुश होता फिर रहा है उसको इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, उसकी असलियत लोगों को पता है। ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी का भाषण था वो काफी आक्रामक था, इस वजह से नरेंद्र मोदी आज उनको संबोधित करते हुए नजर आए, उनको बालक बुद्धि कहते नजर आए और लगातार वो अपने भाषणों में फंबल भी कर रहे थे। पहली
पहली बार नरेंद्र मोदी का उड़ा हुआ चेहरा लोगों ने देखा, इतने कॉन्फिडेंट वो नहीं दिख रहे थे। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दुखदायी खबर आई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक शिव जी का सत्संग था। शिव जी भगवान के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में करीब 122 लोगों की मौत की खबर है। ये जो उस वहां पर मौके पर जो पत्रकार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी है कि उन्होंने खुद लाशें गिनी हैं, लाशें 122 हैं। दैनिक भास्कर ने इसके ऊपर खबर भी छापी है। लेकिन वहां के डीएम आशीष कुमार ने कहा है कि उनकी डॉक्टर से बात हुई है और मृतकों की संख्या उन्होंने 50 से 60 बताई है। उन्होंने भी कोई क्लियर आंकड़ा नहीं कहा है। अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े कह रहे हैं, पर सारे पत्रकार जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं वो 122 का आंकड़ा कह रहे हैं कि 122 लोगों की मौत हुई है। उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ पुरुष भी हैं। और ये मौत इस करके हुई है क्योंकि पंडाल में एकदम भगदड़ मच गई। और इस उनकी मौत होने के तुरंत बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो सवाल यही उठ रहा है कि डीएम ने इतनी गर्मी में परमिशन क्यों दी, जब इतनी सारी भीड़ जुटनी थी तो उसके प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए गए। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर हो रहे हैं। लेकिन बहुत दर्दनाक हादसा, आप सोचिए कि भगदड़ मचे और 122 लोगों की एकदम से मौत हो जाए। तो ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ है। सरकार इसको लेकर लिपापोती कर रही है, कोई क्लियर बात नहीं बोल रही है, ना क्लियर स्टैंड ले रही है। मेरे को लगता है कि इस पे सरकार को क्लियर बात बोलनी चाहिए, क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, पर ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इससे हम अगर आगे बढ़ें और इससे अगली खबर की बात करें तो वो भी भारतीय संसद से खबर आई। इंडियन पार्लियामेंट में आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पीच दी। उनकी जो टेक थी वो थी कि जो भारत की अभी सरकार बनी है वो बहुसंख्यकवाद के ऊपर टिकी हुई है। उन्होंने यानी कि जो ज्यादा गिनती के लोग हैं उनके ऊपर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का डर दिखाकर और ये हिंदुत्व की जीत है। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो संख्या है वो आज के समय भारत में 14% है, लेकिन सिर्फ 4% मुसलमान ही सांसद बन पाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा, विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष वाले मुसलमानों की वोट तो ले रहे हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि CSDS ने के डाटा से पता चलता है कि आज के समय में जो ओबीसी सांसदों की संख्या है वो कहीं ना कहीं देश के जो स्वर्ण सांसद है उनकी गिनती के बराबर पहुंच गई है। लेकिन जो मुसलमान सांसदों की संख्या है वो सिर्फ 4% पर अटकी हुई है, जबकि उनकी संख्या, उनकी जो पॉपुलेशन है देश में वो 14% है। क्या मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक हैं? उन्होंने एक सीरियस सवाल खड़ा किया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मुसलमानों की 6 से ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 11 परिवारों के घरों को मोदी के बुलडोजर से ढहाया गया। जब उन्होंने मोदी के बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया तो जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो शोर मचाने लग गए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को रोकने की कोशिश की, पर असदुद्दीन लगातार बोलते रहे। उन्होंने जो विपक्ष की चुप्पी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान उजाड़ने की बात भी कही, क्योंकि हमको सबको पता है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। तो उनका इशारा ये था कि जो कांग्रेस दावे कर रही है सेकुलरिज्म के, तो हिमाचल में उन्हीं की सरकार है और एक मुसलमान की दुकान उजाड़ दी गई। उसको लेकर भी उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए। और आज असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच बहुत सुनने लायक थी। उन्होंने जो बहुसंख्यकवाद है भारत का उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने बहुसंख्यकवाद को बताया। और इसके जब वो भाषण दे रहे थे तो लगातार बीजेपी के लोग उनके भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करें तो ओवैसी ने एक बहुत जरूरी जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एक जरूरी सवाल उठाया इंडियन पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि अब तक इंडियन गवर्नमेंट इजराइल को 27 टन हथियार दे चुकी है, जिसके कारण 47,000 फलिस्तीनी मारे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इजराइल और फलस्तीन के मामले में उसका खुलासा किया जाना चाहिए। इंडिया को अपना रुख साफ करना चाहिए कि वो फलस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है, क्योंकि एक तरफ तो दावा करिए कि फलस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ वो इजराइल वालों को हथियार सप्लाई कर रही है। इसके अलावा जो बेरोजगार नौजवान हैं हरियाणा के, पंजाब के, उनको इजराइल भेजा जा रहा है मजदूरी करने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच थी खासकर फलस्तीन इजराइल वाले मामले में उसमें एक वजन था। और वाकई में जो इंडिया है वो डुअल पोजीशन रख रहा है, वो कोई क्लियर पोजीशन नहीं बता रहा। जो इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर कोई क्लियर पॉलिटिकल पोजीशन ले नहीं रहा, अपना रुख भी साफ नहीं कर रहा कि इंडिया का रुख क्या है इस मामले पे।
उससे हम अगर अगली बात खबर की जिक्र करें तो वो है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने आज स्पीकर ओम बिरला के नाम पर एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कल भाषण दिया था उसके बहुत सारी चीजें ओम बिरला ने उनके भाषण से हटवा दी। उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि उनके जो भाषण के चुनिंदा अंश हैं उनको क्यों हटाया गया। बीजेपी के सांसदों के तो कोई भी जो अंश हैं वो नहीं हटाए जाते, भाषणों के अंश कोई भी नहीं हटाए जाते, उनके ऐसे कैसे भाषण छप जाते हैं। जबकि जो हमारे जो विपक्ष के जो सांसद जब देते हैं स्पीच देते हैं तो उनके बहुत सारे भाषणों के अंशों को हटा दिया जाता है। इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है राहुल गांधी ने, एक चिट्ठी लिखकर यह आपत्ति जाहिर की है ओम बिरला के नाम पे। लेकिन ओम बिरला ने कोई इसके ऊपर जवाब तो दिया नहीं है, बल्कि आज ओम बिरला ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चुप करवाने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे थे तो विपक्षी सांसद सारे शोर मचाने लगे, तो उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि ये ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। उसके अलावा उन्होंने एक हिसाब से इनडायरेक्टली राहुल गांधी को टारगेट करने की आज संसद में कोशिश की। हम उससे अगर अगली खबर की बात करें तो वो अखिलेश यादव के बारे में है। हम सबको पता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिया में आज के समय में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। आज उन्होंने भी संसद में अपना भाषण दिया और पार्लियामेंट में जब वो बोल रहे थे तो उनका जो अंदाज था वो बिल्कुल एकदम व्यंग्यात्मक था, यानी कि स्टायर, पॉलिटिकल स्टायर वाला उनका अंदाज था। उन्होंने कई शेर भी आज पढ़े, बहुत शेर और शायरी की, और वो शेर और शायरी बेसिकली बहुत मजाकिया थी, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी 80 की 80 सीटें आ जाती तब भी वो ईवीएम को क्रेडिबल नहीं मानते। अगर उनकी सरकार बनेगी सेंटर में तो वो ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। उन्होंने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत वाजिब सवाल खड़ा किए। उन्होंने कई सारे शेर, कई सारे जो शेर और शायरी थी वो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर भी पढ़ी। उन्होंने कहा, उनके पास में ही अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो बैठे हुए थे, तो उनको एक ट्रॉफी की तरह वो लेकर घूम रहे हैं कि देखिए हमने ट्रॉफी जीती है। अयोध्या जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जो बीजेपी वाले कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि वो राम को लेकर आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबक सिखाने का काम किया है और अयोध्या में उनको हराकर वहां से भगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आप राम को लेकर नहीं आए, राम आपको लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर की जो जगह है अयोध्या, वहां से जो अवधेश प्रसाद की जीत है उसको अखिलेश यादव हर रोज गिनवाते हैं, अपने पास ही बैठा के रखते हैं अवधेश प्रसाद को, और उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उनकी तरफ इशारा करके बीजेपी को वो लगातार तंज कसते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, न इसका ऊपर हाथ पकड़ने वाला कोई है, ना जमीन के, ना पैरों के नीचे जमीन है। उन्होंने कहा कि ये चलने वाली सरकार नहीं, गिरने वाली सरकार है। तो अखिलेश यादव आज काफी स्टायर वाले मूड में थे। उन्होंने जो शेर और शायरी पढ़ी है वो आप लोग सोशल मीडिया पे जाकर मेरे हिसाब से आप लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि काफी पॉलिटिकल मैच्योर शेर और शायरी थी। उन्होंने बीजेपी का ठीक ठाक मजाक उड़ाया है। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो हरियाणा से आई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई है, एसएसपी। वो पंजाब में भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अब उन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। उनकी पार्टी को जो हम कहें चुनाव चिन्ह मिला है वो एक ऑटो 3 व्हीलर मिला है, और उसमें कहीं ना कहीं इससे पहले पंजाब में भी हमें पता है कि जब पंजाब का विधानसभा चुनाव था तो उनकी क्या हालत हुई थी, वहां पर भी उनको बहुत बुरी हार मिली थी। राज्यपाल बलवीर सिंह राज्यपाल ने संयुक्त समाज पार्टी बनाई थी, और ऐसे ही कहीं ना कहीं पंजाब में जो किसान नेता चुनावों में गए थे उनकी बहुत बुरी हालत हुई थी। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि बलवीर राज्यपाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि आगे वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट भी डिसाइड कर ली। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की जो पेवा जो विधानसभा सीट है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज कई सारे दावे भी किए हैं। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस सब के ऊपर हमला भी किया है, और एक
पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, उसके बाद ये फैसला लिया है। मुझे लगता है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको कहीं ना कहीं चुनाव में नहीं जाना चाहिए। चुनाव एक अलग किस्म का रास्ता है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक अलग किस्म का दलदल है, और जिसमें अगर आप एक बार चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों के आंदोलन के रास्तों से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो लोग नहीं उठा पाते हैं। जो आंदोलन की जो लड़ाई है, मूवमेंट्स जो बिल्ड करने की बात है, वो सब चले जाते हैं और फिर आप एक विधायक और एक सांसद बन जाते हैं और विधायक और सांसदी झाड़ने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि एक आंदोलनकारी को इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, इलेक्टोरल सिस्टम, और उसको चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। हालांकि अब उनका निजी फैसला है, वो चुनाव लड़ेंगे तो देखेंगे कि उनको कितनी वोटें आती हैं। अगर हम उससे अगली खबर की बात करें तो वो हरसिमरत कौर बादल के बारे में है। बट पंजाब की बठिंडा से सांसद हैं वो, उन्होंने भी आज संसद में अपनी बात रखी। जब हरसिमरत कौर बादल बोल रही थी तो वो काफ़ी ऐसे एकदम एग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है उसका अधिकार पंजाब से छीना जा रहा है और कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है, तो लगातार वो चंडीगढ़ को लेकर बहुत दावे कर रही थी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बंदी सिंहों का जो की रिहाई का जो मांग है उसके ऊपर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे आंदोलन हुए पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, उनकी रिहाई के ऊपर भी उन्होंने बात की। किसान आंदोलन के ऊपर भी उन्होंने बात की कि किसानों की मांगों को भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फरवरी से वो वहाँ पर बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर उनकी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी जा रही। ऐसे ही हम अगर बात करें तो जो अगली खबर है वो भी पंजाब से ही है। पंजाब के जो शहीद अग्निवीर थे पंजाब के खन्ना से अजय सिंह के आज पिताजी ने एक बड़ा प्रेस में स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को केंद्र सरकार से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो किस वजह से वाजिब है? वो इस वजह से वाजिब है क्योंकि हमें पता है कि कल राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पर लेकर कहा था कि अग्निवीर जब शहीद हो जाते हैं तो सरकार उनको कुछ नहीं देती। इस पर राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपए देती है। लेकिन आज शहीद अजय सिंह के पिताजी ने कहा, ये दावा किया है कि केंद्र सरकार से उनको कोई भी पैसा नहीं मिला है। वो पंजाब के खन्ना से थे और हमें पता है कि पिछले साल वो शहीद हो गए थे। तो एक हिसाब से किसी शहीद के परिवार से ऐसी स्टेटमेंट आना मेरे हिसाब से बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। जैसे वो जिस हिसाब से झूठे दावे कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी खबर है। और इससे पहले जो हम जिस खबर की बात कर रहे थे वो हम पंजाब की सियासत के बारे में बात कर रहे थे। हरसिमरत कौर बादल ने जो आज संसद में बोला उसके बारे में बात कर रहे थे। उसी से ही जुड़ी श्रोमणी अकाली दल से जुड़ी हुई एक खबर की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो सुखबीर सिंह बादल हैं वो हमको पता है कि एसजीपीसी के मेंबर्स का विश्वास जुटाने में जुटे हुए 106 मेंबर्स ने उनका समर्थन किया है। वो ये दावा करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल के वो सर्वे सर्वा हैं, वही एक हिसाब से सर्वमान्य अकाली दल के सर्वमान्य नेता हैं। हमें सबको पता है कि कुछ दिन पहले कुछ अकाली दल के नेताओं ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी लीडरशिप पे सवाल उठाए थे। तो एक इसके ऊपर भी हम अलग से कभी पूरा एक इंटरव्यू करेंगे कि आज के समय में अकाली दल किस हालात में है और श्रोमणी अकाली दल इस हालात में पहुंचा कैसे, और इसके अलावा जो लीडरशिप क्राइसिस है या क्या है, सच में ये लीडरशिप क्राइसिस है या फिर इसको बनाया जा रहा है, इसको लेकर एक लंबा इंटरव्यू मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते। तो मैं कोशिश होगी श्रोमणी अकाली दल को लेकर एक पूरी बातचीत हो सके। और एक और खबर आई, श्रोमणी अकाली दल के जो जालंधर के जो कैंडिडेट थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। भगवंत मान ने उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया है। तो कहीं ना कहीं ये कई चीजें एक साथ मिक्स हो रही हैं कि अकाली दल के नेता छोड़ छोड़ के उनको जा भी रहे हैं, उनकी लीडरशिप के ऊपर भी सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक सांसद ही अब की बार वो भेज पाए हैं और वो सांसद भी लगातार ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है जिससे वो दिखा सके कि वो पंजाब परस्त हैं। और अब की बार जब चुनाव लड़े थे तो अकाली दल ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि क्षेत्रीय दल जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्षेत्रीय पार्टी अगर जिंदा रहेगी तभी पंजाब के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। लेकिन इनकी जो अकाली दल की पिछले कुछ साल का जो पूरा पॉलिटिकल प्रोग्राम रहा उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस पर बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक स्पेशल इंटरव्यू आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो मोटा मोटा आज की भारत की पॉलिटिकल खबरें भी यही थी और उनका विश्लेषण भी यही था। कल हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।